हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी के तैयार। हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हमने बहुत सी बातें पढ़ ली थी। आज पढ़ते हैं हम यूरिन का निर्माण या मूत्र का निर्माण कैसे होता है। हमारी बॉडी में जो यूरिन का निर्माण है वो कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं शुरू, ज्यादा बातें न करते हुए। पहला है मूत्र निर्माण की प्रमुख तीन परिघटनाएं या तीन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण, जो वृकणों के विभिन्न भागों में होता है। चलिए, गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण। गुच्छीय निस्यंदन का मतलब है, निस्यंदन का मतलब होता है प्यारे बच्चों छानना। जैसे आप छलनी में से चाय छानते हो ना, वो वाली बात कह रहा है कि गुच्छीय निस्यंदन। उसके बाद में पुनः अवशोषण, यानी कि कुछ चीजों का अवशोषण करना, और उसके बाद में स्त्रवण करना। तीन परिघटनाएं हैं या तीन प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। चलिए पढ़ते हैं। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा, किसके द्वारा? केशिका गुच्छ। कहां पर होता है केशिका गुच्छ? मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, वोमेन संपुट, और यहां पर जो नलिकाओं का जाल सा था, इन्हें हमें केशिका गुच्छ बोला गया था। केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, यानी कि रक्त यहां से आता है और यहां से छनकर वापस चला जाता है, यानी कि यहां पर रक्त छनता है, तो यहां पर होता है आपका गुच्छीय निस्यंदन, केशिका गुच्छ। या इसको आपको क्या बोला था? ग्लोमेरुलस बोला था क्या? वही निस्यंदन होता है जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। समझ में आ ही गया होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर केशिका गुच्छ में रक्त का छनना, केशिका गुच्छ में रक्त का छनना, तो यहां से रक्त छनेगा, अशुद्धियां चली जाएंगी और रक्त वापस चला जाएगा। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन होता है। वेरी गुड, याद करने वाली बात है कि वृक्कों द्वारा लगभग 1100 से 1200 ml रक्त का क्या होता है? निस्यंदन होता है, जो हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5 के भाग के बराबर होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये कह रहा है कि गुच्छीय निस्यंदन आपको समझ में आ गया कि ग्लोमेरुलस या गुच्छीय निस्यंदन क्या होता है कि केशिका गुच्छ में जब रक्त आता है तो रक्त छनता है। इतनी बात क्लियर? अब ये कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर लगभग 1100 से 1200 ml है वो आपका रक्त का निस्यंदन होता है। कितने? 1100 से 1200 ml। दो बातें क्लियर। तीसरी बात ये बोल रहा है कि हृदय 1 मिनट में जितना रक्त पंप करता है, हृदय अपने 1 मिनट में लगभग, आपको मैंने बताया था, लगभग 5 लीटर रक्त के करीब मैंने आपको बताया था। तो हृदय का 1/5वां भाग है। हृदय जो था आपका, हृदय हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे ना, तो हृदय 1 मिनट में लगभग आपका 5 लीटर के करीब रक्त है का जो पंप करता है। वृक्क कितना करता है? वृक्क रक्त का निस्यंदन कितना कर रहा है? लगभग 1100 से 1200 ml, लगभग 1 लीटर आप इसे मान सकते हो एवरेज। तो ये कह रहा है कि हृदय का और वृक्क का जो रेशियो है वो 1/5 है। कितना है? 1/5। गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर दाब की 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये कह रहा है कि गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब, रुधिर, रक्त रक्त के रक्त केशिकाओं का रक्त दाब, रक्त दाब का रुधिर के 3 परतों द्वारा निस्यंदन। ये 3 परतें गुच्छ की रक्त कोशिका, आंतरिक उपकला, वोमेन संपुट की उपकला, इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली वोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु या पोडोसाइट कहलाती हैं। ये कह रहा है कि वोमेन संपुट के जो रक्त होता है वो 3 प्रकार की परतों द्वारा इसका निस्यंदन होता है, और वो 3 परतें कौन कौन सी हैं? आंतरिक उपकला है, वोमेन संपुट की उपकला है, और इन दोनों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। कौन सी? एक तो आंतरिक उपकला, दूसरी वोमेन संपुट की उपकला, और तीसरी इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली वोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं या पोडोसाइट कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होते हैं। इनमें कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं, इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र, स्लिट पोर कहते हैं। इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्लिट पोर। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठे हो जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरीके से छनता है कि, कितनी अच्छी तरीके से छनता है,
इतनी अच्छे तरीके से चलता है। देखो एनसीईआरटी आप पढ़नी पड़ेगी, आपको लग रहा है कि सर लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हो, चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं साथ के साथ, ठीक है। दोबारा से देखो, वुमेन संपुट में रक्त आता है, यहां पर 3 परतों द्वारा रक्त क्षमता है, 1200 ml रक्त क्षमता है लगभग। अब इसने बोला है कि रक्त इतनी अच्छी, इन झिल्लियों से रक्त इतनी अच्छे तरीके से क्षमता है ना कि रुधिर में जो प्लाज्मा होती है, रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन, रुधिर में जो प्लाज्मा का प्रोटीन होता है उसे छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि संपुट में रह जाता है। इसलिए इसे परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन या GFR कहलाती है। पहला क्वेश्चन याद रखो कि GRF क्या है, तो इसको आप याद, गुच्छीय निस्यंदन दर, गुच्छीय निस्यंदन दर इसे बोला जाता है, ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति में यह दर 125 ml प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। GFR की वयस्क मनुष्य में दर पूछ सकता है आपसे, वयस्क मनुष्य में GFR की दर पूछ सकता है। लो GFR एक बार दोबारा समझा देता हूं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा, छानी गई मात्रा कितनी है? निस्यंदित की गई जो छानी की मात्रा है वो कितनी है? तो वो होती है आपकी 125 ml, 125 ml पर मिनट। 125 ml एक मिनट में छान रहा है तो एक दिन में लगभग 180 लीटर, 180 लीटर पर डे, यानी कि हमारी बॉडी में, आप बोलोगे सर इतना रक्त तो होता ही नहीं, 180 लीटर तो होता ही नहीं, वही रक्त बार बार फिल्टर होता रहता है, वही रक्त बार बार छनता रहता है। 180 लीटर प्रति डे इसकी गुच्छीय निस्यंदन दर होती है। आगे बात करते हैं। गुच्छ निस्यंदन दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल तथा दूरस्थ संवालित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। यहां पर ये नेफ्रॉन, अपने नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो सारी चीज नेफ्रॉन में थी, है ना। तो नेफ्रॉन में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक अभिवाही धमनी और एक अपवाही धमनी का जो संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवालित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। चलो मैं आपको नेफ्रॉन की संरचना पर लेके चलता हूं। ये थी आपकी अभिवाही धमनी, ये थी अपवाही धमनी। जो दूरस्थ कुंडलित, जो आपकी दूरस्थ कुंडली नलिका जोड़ता है वहां पर ये चीजें होती हैं, यानी कि यहां पर जो मैंने आपको बताई थी कल वाली क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कहना चाहता है? रूपांतरण से बढ़ता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इस आसन गुच्छ कोशिकाओं के रेनिन के स्त्रावण से सक्रिय करती हैं, रेनिन के स्त्रावण को सक्रिय करती हैं। गुच्छ कोशिकाएं रेनिन के स्त्रावण को सक्रिय करती हैं जो वृक्कीय रुधिर के प्रवाह को बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन को पुनः सामान्य कर देता है। अगर मान लीजिए गुच्छीय निस्यंदन दर में गिरावट आती है, अगर गुच्छीय निस्यंदन दर में गिरावट आती है तो यह रेनिन के स्त्रावण के द्वारा कंट्रोल कर ली जाती है। किसके स्त्रावण के द्वारा? रेनिन के स्त्रावण के द्वारा इसे कंट्रोल कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन है। निस्यंद का आयतन कितना है? 180 लीटर पर डे। की उत्सर्जित मात्रा 1.5 लीटर की जाती है। यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंदन को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखो इस चीज को समझो, इसने कहा है कि वोमेन संपुट के अंदर, किसके अंदर? वोमेन संपुट के अंदर 180 लीटर क्या है? आपका निस्यंद है। 180 लीटर आपका निस्यंद है। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम नहीं जानते, तो मैं आपको बता देता हूं, एक दिन में लगभग 1.5 लीटर ही यूरिन बनता है। छना तो इतना है लेकिन निष्कासित हम इतना ही करते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 99% आ गया इसका औसतन। अब क्या करें? 99% निष्कर्ष वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि इसका 99% भाग जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, जो आपकी वृक्क नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा इसे पुनः अवशोषित कर लिया जाता है।
यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। अब ये जो अवशोषित करने का काम है वो कौन करती है? वो नलिका की उपकला कोशिकाएं। नलिका की कौन सी कोशिकाएं? उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में करती हैं। कुछ सक्रिय रूप में करती हैं, कुछ निष्क्रिय रूप में करती हैं। अब समझते हैं आगे। उदाहरणतः निस्यंद पदार्थ, जैसे निस्यंद पदार्थ में है क्या क्या चीजें वो देखते हैं। एक तो जैसे ग्लूकोज है आपका। अब ग्लूकोज को शरीर से बाहर नहीं जाने दे सकते क्योंकि जरूरी है। एमिनो अम्ल है, ये भी जरूरी है। नाइट्रोजन प्लस सोडियम प्लस आयन है, सोडियम आयन है आदि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्अवशोषित कर ली जाते हैं। यानी कि इन तीनों का जो अवशोषण है वो सक्रिय परिवहन द्वारा, कौन से परिवहन द्वारा? सक्रिय परिवहन द्वारा। ध्यान दो, ये कह रहा है कि हमने निस्यंद तो करवा दिया 180 लीटर, इनमें इतनी चीजें हैं, अब क्या करें? इनका अवशोषण करना जरूरी है। सारी चीजें बाहर चली गई तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। तो इसका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? सक्रिय रूप से परिवहन के द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है। जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय विधि द्वारा, वृक्काणु का जो शुरुआती भाग होता है वहां पर जल का अवशोषण निष्क्रिय विधि द्वारा किया जाता है। सक्रिय का आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम होते हैं वो सक्रिय परिवहन द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जल और नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उन्हें निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषित किया जाता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्रावण मूत्र निर्माण के एक मुख्य चरण है क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनों व शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि यह क्षार अम्ल युग्म को भी बनाए रखता है। अब इसके बाद में इनका हो जाता है स्रावण। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, आप भी पी लीजिए, गर्मी बहुत है, पानी सेहत के लिए जरूरी होता है। मूत्र निर्माण पढ़ रहे हैं हम, तो पानी पिएंगे तभी सारी चीजें होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। अब वृक्क नलिका के कौन कौन से कार्य हैं उनके सभी के बारे में अलग से चर्चा करते हैं। इसके बाद में फिर वृक्क नलिका के कार्य है, फैलने लूप, दूरस्थ समालित नलिका, संग्रहण नलिका, निस्यंद की क्रियाविधि, वो सारी बातें हम दोबारा से पढ़ेंगे। अभी मैंने मोटी मोटी आपको बातें बताई हैं, और मुद्रण हो गया, विकृतियां होगी, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको मजा आने वाला है। बस पेशेंस बनाए रखो आप, और कुछ नहीं करना, मुझे बस आपका पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए करते हैं शुरू। समीपस्थ संवालित नलिका, यानी कि समीपस्थ संवालित नलिका आप जानते ही। समीपस्थ संवालित नलिका, यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती है। लो भाई, किससे बनी होती है? ब्रुश बॉर्डर उपकला से। ब्रुश बॉर्डर उपकला से ये बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। तो पूछ सकता है कि ब्रुश बॉर्डर क्या है? तो समीपस्थ नलिका की कोशिकाएं क्या काम करती हैं? पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। 70 से 80% जो आवश्यक पोषक तत्व उनका विद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग में होता है। किसमें? समीपस्थ समालित नलिका में। समीपस्थ समालित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा अन्य संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन, अमोनिया और के आयनों का निस्यंद रूप से स्त्रावण और H3O का पुनर्अवशोषण करती है। ये क्या करती है? आयनों का संतुलन बनाए रखती है, जिसमें कौन कौन से? हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन, उसके बाद HCO3 नेगेटिव का पुनर्अवशोषण करती है। यानी कि ये आयन है, हाइड्रोजन भी आयन है, अमोनियम भी आयन है, पोटेशियम भी आयन है, ये भी आयन है। तो हमारी बॉडी में आयनों का संतुलन बनाए रखने के लिए समीपस्थ समालित नलिका अपना काम करती है।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में समीपस्थ वाली नलिका के बाद में आता है आपका हेलने का लूप। हेलने लूप क्या था, है किसी को ध्यान? मुझे ऐसे लग रहा है कि हेलने लूप ये वाली संरचना थी, यही थी, है ना। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। आरोही भुजा में क्या होता है? न्यूनतम पुनरावशोषण, ये आपको याद रखना है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशी तरल की प्रासरण नियम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भाग क्या करता है? जो मध्यांश का अंतराकाशी तरल होता है उसके प्रासरण की नियमन करता है। हेलने लूप की अवरोही भुजा जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य। अवरोही भुजा, ये आरोही भुजा थी, ये अवरोही भुजा थी। तो ये वाली भुजा जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य। जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रिय से धीरे धीरे पारगम्य होती है। वह वैद्युत अपघट्य के लिए ये पारगम्य होती है। ठीक है, यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। अब जो नीचे की ओर जा रहा होता है निस्यंद, उसको क्या करती है? ये सांद्र करती है, यानी कि गाढ़ा करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन वैद्युत अपघटक का अवशोषण सक्रिय व निष्क्रिय रूप से करती है। ये हमने पढ़ ही लिया है। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे विद्युत अपघट्य मध्यांश के तरल में जाने निस्यंद तनु हो जाता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे ये चीजें तरल होती जाती हैं। ये देखो, ये आपका यहां से आया H3O, NaCl बाहर, H2O बाहर, H पॉजिटिव आयन अंदर, पोषक तत्व पोटेशियम आयन बाहर, NH3 अंदर। इसके बाद में इस तरह से ये यहां पर आता है। याद हो तो इसे अवरोही भुजा का था। यहां से जल बाहर, ये मध्यांश भाग शुरू हो गया यहाँ का किडनी का। इसके बाद में यहां से आगे जाता है तो ये यूरिया आ गया इसके अंदर, NaCl बाहर हो गया, हेलने के पास पतला खंड होता है ये, NaCl फिर बाहर हो गया, पोटेशियम आयन अंदर हो गया, NaCl बाहर, H2O बाहर। इस तरह से चीजें ये संग्रहण नलिका में चली जाती हैं। यानी कि ये आपको दिखा रहा है कि कौन कौन से आयन अंदर जा रहे हैं, कौन कौन से आयन बाहर जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पुनः अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? आयनों का पुनः अवशोषण हो रहा है, पोषक तत्वों का पुनः अवशोषण हो रहा है। ठीक है, इसमें इतनी बातें बताई हैं। अब अगला है दूरस्थ संवालित नलिका या DCT। विशिष्ट परिस्थितियों में Na पॉजिटिव और जल का कुछ पुनर्अवशोषण इस भाग में होता है। विशेष अगर नॉर्मल की बात हो, अनुकूलित परिस्थितियां हो या नॉर्मल में बात हो, फिर तो समीपस्थ संवालित नलिका ही करती है। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां आ जाएं तो उस कंडीशंस में दूरस्थ नलिका भी क्या करती है? इन दोनों का, सोडियम आयन और जल का क्या करती है? अवशोषण करती है यूरिन से। दूरस्थ संवालित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम आयन का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण व H और K का अमोनिया का चयनात्मक स्त्रवण करती है। बॉडी में आयनों का संतुलन बनाए रखने के लिए व पीएच का संतुलन बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण व हाइड्रोजन और पोटेशियम व अमोनिया का चयनात्मक स्त्रवण करती है। इसके बाद में संग्रहण नलिका, इसमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है क्या होता है इसमें। इसमें यूरिन थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है। चलिए द्वारा देखते हैं। यह लंबी वृक्क नलिका वल्कुट से मध्यांश के अतिरिक्त आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। जल का बड़ा हिस्सा, याद रखना है, जल का बड़ा हिस्सा यहां ही अवशोषित होता है। याद रखना है, जल का बड़ा हिस्सा यहां अवशोषित होता है। यह भाग मध्यांश की अंतराकाशी व प्रासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को मध्यांश में ले जाता है। यह पीएच के नियमन व हाइड्रोजन आयनों के चयनात्मक समन को रक्त आयनों को संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। तीनों लगभग सेम सा काम कर रही हैं। इसके बाद में निस्यंद छनित को सांद्रण करने की विधि। अब जो निस्यंद है वो सांद्र कैसे होता है उसकी बात करते हैं कि निस्यंद होता है वो आपका सांद्र होता कैसे है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जो आपको उत्सर्जन तंत्र पहले पढ़ाया था आप उस क्लास को देख के आइए तो आपको और मजा आने वाला है। उस क्लास को भी आप देखोगे तो आपको और मजा आने वाला है। चलिए करते हैं शुरू। उसको देखकर आप इसको देखोगे तो फिर कहना ही क्या। चलिए, स्तनधारी यानी कि मैमेलियस की बात कर रहा है, ये हमारी बात कर रहा है, हम अपना ही पढ़ रहे हैं तो फिर हम तो स्तनधारी हैं ही, बताने की जरूरत ही नहीं है। संद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं, यानी कि संद्रित का मतलब गाढ़े यूरिन का निष्कासन करते हैं। आप कहोगे सर गाढ़ा यूरिन, हमारा यूरिन तो लिक्विड फॉर्म में आता होता है, बिल्कुल, लेकिन वो सारा का सारा वेस्टेज होता है। ठीक है, संद्रित होता है। इस प्रकार इस कार्य में हेलने लूप और वासा रेक्टा
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? हेलने लूप और वासा रेक्टा। हेलने लूप की दोनों भुजाएं निस्यंद की विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, इसके प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वसा रेक्टा दोनों भुजाओं में रक्त के बहाव के प्रतिधारा पैटर्न में होता है। हेलने लूप व वसा रेक्टा के बीच की नजदीक के बीच नजदीकी तथा उससे प्रतिधारा मध्यांश यंत्र के प्रसरण दाब का विशेष प्रकार से नियमित करती है। क्या क्या इस कार्य के लिए वसा रेक्टा ये दोनों लागू होते हैं। हेलने लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद के विपरीत दिशा में, यानी कि हेलने लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में होता है। निस्यंद का प्रवाह होता है वो विपरीत दिशाओं में होता है। इसमें प्रतिधारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। वसा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का प्रवाह प्रतिधारा के रूप में होता है। हेलने लूप व वसा रेक्टा के बीच नजदीकी होती है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाल के परासरण दाब का विशेष प्रकार से नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता है। परासरण दाब होता है वो बाहरी भाग से अंदर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही बलकुट की ओर 300 लीटर से अधिक, मध्यांश में लगभग 120 एटमॉस्फेयर लीटर, यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण बनती है। यानी कि लगभग बलकुट के अंदर 300 लीटर से अधिक आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 एसएम लीटर की प्रवणता सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेलने लूप की आगे आरोही भुजा द्वारा होता है। हेलने लूप की कौन सी भुजा द्वारा? आरोही भुजा द्वारा, जिसे हेलने लूप की अवरोही भुजा के साथ विनियमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश की वासा रेक्टा आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड वापस चला गया। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेलने लूप के पतले आरोही भाग से विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रहण नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। लो भी यूरिया भी बाहर गया। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेलने लूप व वसा रेक्टा की विशेष अवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। अब ये सारी प्रोसेस हेलने लूप व वसा रेक्टा द्वारा होती है, तो इसे ही प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है, यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराली प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रहण नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान देती है। जल का सहज योगदान देती है और निस्यंद को सांद्रण करती है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्रत मूत्र विसर्जित करता है। ये कह रहा है कि हमारा जो यूरिन होता है वो प्रारंभिक निस्यंद होता है ना, उसका 4 गुना से गाढ़ा होता है, उससे 4 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। इस निश्चित ही जल का ह्रास रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। इससे क्या होता है? जल की हानि हमारी बॉडी में नहीं होती है। जल की हानि को रोकने की यह महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के साथ जल लगातार निकलता जाए तो हमारी बॉडी में निर्जलीकरण हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या होता है? जल का ह्रास को रोका जाता है। अब बोल रहा है किसका नियमन कौन करता है? किसका? वृक्क क्रियाओं का। तो मोटी मोटी बात है, सब वैसे तो मस्तिष्क ही करता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए करते हैं शुरू। कोई चीज नहीं समझ में कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो भाई। आप वीडियो देखते नहीं हो, कमेंट सेक्शन में डालते नहीं हो। कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो चीजें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। चलिए, वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्क की क्रियाविधि का नियंत्रण व नियमन हाइपोथैलेमस, प्रिंसिपल ऑफ मास्टर ग्लैंड इसे बोलते हैं, का के हार्मोन की पुनः भरण क्रियाविधि, सन्निध्य व गुच्छ उपकरण JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। यानी कि हाइपोथैलेमस और हृदय द्वारा इसका जो नियमन होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयन सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। ठीक है, शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता ड्यूरेसिस या इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। और नाम क्या है इसका? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो क्या करता है?
जल के ह्रास को रोकता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। एक एडीएच और एक वैसोप्रेसिन, ये दोनों इसको नियंत्रित करते हैं। एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनः अवशोषण को सुगम बनाता है। एडीएच क्या करता है? जल के पुनः अवशोषण को बनाता है और मूत्रलता को रोकता है, यानी कि यूरिन के साथ ज्यादा जल का ह्रास नहीं होने देता है। कौन सा हार्मोन? एडीएच। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि, परासन ग्रहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्रावण का निरोध करती है। एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनिकाओं पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रभाव बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। एडीएच और क्या कार्य करता है? रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित, इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। एडीएच रक्तदाब को बढ़ाने में हेल्प करता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ का प्रवाह भी बढ़ जाएगा, जिससे आपकी जीएफआर भी बढ़ जाएगी। जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, जेजीए यानी कि गुच्छीय रक्त प्रवाह दाब जीएफआर में गिरावट, तेजी से जेजी कोशिकाएं रेनिन को मुक्त करती हैं। अब जेजी कोशिकाएं रेनिन को मुक्त करती हैं। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटोसिनोजन को एंजियोटोसिन 1 के बाद में एंजियोटोसिन द्वितीय में बदल देता है। रेनिन रक्त में उपस्थित, रेनिन क्या करता है? रेनिन करता है कार्य रक्त में उपस्थित एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एंजियोटोसिनोजन। एंजियोटोसिनोजन को एंजियोटोसिन 1 और एंजियोटोसिन 2 में बदल देता है। एंजियोटोसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्ण है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। यानी कि एंजियोटोसिन द्वितीय क्या करता है? रुधिर दाब और जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटोसिन अधिवृक्क वलकुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन को स्रावण को प्रेरित करता है। कौन? एंजियो द्वितीय। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दुष्ट भाग में सोडियम का व जल का पुनर्अवशोषण होता है। एल्डोस्टेरोन के कारण ही सोडियम का और जल का पुनर्अवशोषण होता है। इससे भी रक्तदाब जीएफआर में वृद्धि होती है और जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोस्टिन क्रियाविधि कहलाती है। रेनिन एंजियोटोसिन क्या है? तो आप उसमें कह सकते हो कि रेनिन एंजियोटोसिन है वो एक क्रियाविधि है कि रेनिन एक एंजियोटोसिन एक हार्मोन का स्रावण करता है जो इसे बाद में रेनिन एंजियोटोसिन रक्त में पाया जाता है, उसको एंजियोटोसिन 1 और एंजियोटोसिन 1 को बाद में एंजियोटोसिन 2 में बदलता है। एंजियोटोसिन क्या करता है? जीएफआर को बढ़ाता है, बाद में यह जल के पुनर्अवशोषण को भी प्रेरित करता है, जिसे एंजियोटोसिन क्रियाविधि कहते हैं। हृदय के आलिंदों से अधिक रुधिर के बहाव में अलिंदीय नाइट्रियूरेटिक कारक स्रावित होता है। एएनएफ में वाहिका वाष्पित रक्त वाहिकाओं का विस्फारण कहलाता है। लो भाई, ये हो गया आपका सांद्रण। इसके बाद में है मूत्रण। मूत्रण यानी कि यूरिन का निष्कासन या मूत्रण क्या होता है, उस पर हमने थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मूत्र की थोड़ी बहुत बातें हैं वो आपको याद रखनी है, जहां से सिंगल लाइन क्वेश्चन बहुत गर्मी है भाई, पर कोई बात नहीं, करेंगे। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है। अब देखो, संग्रहण नलिका से रक्त आता है वृक्क में और वृक्क से यूरिन जाएगा मूत्राशय में। किसके द्वारा? मूत्र नलिका के द्वारा। रक्त आ गया है हमारा और यूरिन आ गया है हमारा मूत्राशय में, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं ऐच्छिक संकेत दिए जाने पर संग्रहित रहता है। यानी कि यह एक ऐच्छिक संकेत, यानी कि जब तक हमें फीलिंग नहीं आएगी, जब तक हमें लगेगा नहीं कि हमें हमारी बॉडी के अंदर यूरिन की मात्रा ज्यादा हो गई है, हमारा यूरिन ब्लैडर है वो फुल हो चुका है, तब तक हम यूरिन का निष्कासन करने नहीं जाते, यानी कि हमें इच्छा ही नहीं होती है ना, तब तक ये संग्रहित होता रहता है। यानी कि यह एक ऐच्छिक क्रिया है और तंत्रिका तंत्र द्वारा ये हमारा कंट्रोल होता है। ध्यान देना, कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो बिस्तर पे जो यूरिन का निष्कासन कर देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम उनको क्या दिया जाता है? कुछ मेडिसिन दी जाती है, तो वो है ना मेडिसिन होती है उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर ही काम करती है। ये आप बात को ध्यान में रखना। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप अनेक संकेत उत्पन्न करता है। अब लगातार मूत्राशय में यूरिन फिल हो रहा है, बढ़ता रहता है, जिससे मूत्राशय बढ़ता जाता है। जैसे हम
बहुत ज़्यादा मान लीजिए क्लास अटेंड कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं और हमें यूरिन की फीलिंग है, तो हम वेट करते रहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम मिले। ऐसे तो नहीं है भाई यूरिन ब्लैडर फुल हो गया तो हमें यूरिन का निष्कासन होगा, नहीं, हम उसके कंट्रोल करते रहते हैं, है नहीं, ताकि वो फैलता रहता है। मूत्राशय भित्ति से इन अवयवों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन एवं मूत्र अवरोधनी शिथिलन हेतु एक प्रेरक संकेत देता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। बाद में क्या होता है, जब हमें यूरिन का निष्कासन करना होता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन होता है। पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है तथा मूत्राशय अवरोधनिक में शिथिलन होता है। ठीक है, यानी कि जो मूत्राशय को रोकने की जो झिल्लियां होती हैं उसमें शिथिलन होता है और हमें यूरिन का निष्कासन कर देते हैं। मूत्र उत्सर्जन की क्रियाविधि मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है और संपन्न करने की क्रिया के अगले मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक व्यस्क मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। कितना? 1 से 1.5 लीटर क्वेश्चन पूछा गया है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय द्रव है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय होता है। अब पूछे यूरिन का कलर, तो हल्का पीला, हल्का पीला होता है। पीएच कितना होता है? पीएच होता है 6, यानी कि इसका हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है, दुर्बल अम्ल होता है इसमें। औसतन प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं और इसकी मात्रा अवस्थाओं पर भी प्रभावित होती हैं। अभी ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा यूरिन आएगा, है ना, ये चीजें। मूत्र का विशेष वृक्कों के कई उपकरणीय विकारों को ठीक करने से कार्य करने की कुरुक्षमता जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोयूरिया। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। कीटोन काई की उपस्थिति को कीटोनूरिया बोलते हैं। मधुमेह में डायबिटीज मेल्टस के लक्षण है। बस ये चीजें हैं। अगर यूरिन आपका जो किडनी है वो ढंग से काम नहीं कर रही तो आपको डिजीज भी हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद में है उत्सर्जन में अंगों की अन्य भूमिका। अब यूरिन के बारे में तो मैं मूत्र के बारे में पढ़ लिया, किडनी के बारे में कुछ इसके अलावा भी विशेष अंग हैं हमारी बॉडी में जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करते हैं। फेफड़ों के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस भी उत्सर्जन का काम करता है, यकृत भी करता है और त्वचा भी उत्सर्जीय अवशिष्टों को बाहर निकालने के लिए मदद करती है। वेरी गुड। हमें फेफड़ों में हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 ml पर मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते रहते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, पित्तरस का स्त्राव करती है, बिल्कुल करती है। ये देखो, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। पित्तरस का स्त्राव कौन करता है? यकृत करता है। पित्ताशय क्या करता है? इसका पित्तरस का भंडारण करता है। तो पित्तरस में क्या होता है? बिलरुबिन, बिलवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इसके अधिकांश पदार्थों का अम्ल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी अधिकांश मात्रा बाहर निकाल दी जाती है। पीलिया जो होता है वो बिलवर्डिन और बिलवर्डिन की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा होने से पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, यकृत होता है। ध्यान रखना है इस बातों को। त्वचा में उपस्थित स्वेद ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां भी द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। त्वचा में स्वेद ग्रंथियां और तेलीय ग्रंथियां भी होती हैं। स्वेद ग्रंथियां, पसीना एक जलीय द्रव होता है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि होते हैं। वेरी गुड। मुझे भी पसीना आ रहा है अभी तक, है ना। तो इसमें क्या है? ये हल्का नमकीन है। सर टेस्ट करके बताओगे? ऐसे काम नहीं करते। जो पसीने का टेस्ट होता है वो क्या होता है? कुछ नमक, यानी कि आपको नमकीन सा फील होता रहता है। इसमें कुछ मात्रा में यूरिया होती है, लैक्टिक अम्ल आदि होते हैं पसीने में। किसके द्वारा? श्वेत ग्रंथियों के द्वारा। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा बनाए रखना है। पसीना निकलता क्यों है? हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए। लेकिन यह ऊपर बताई गई कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। इसके बाद में तेल ग्रंथियां सिमब कुछ कोलेस्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन, मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। ये स्त्राव त्वचा को सुरात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजन विशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है? बिल्कुल। इसके बाद में है वृक्क विकृतियां, यानी कि वृक्क से संबंधित रोग। बताने की जरूरत है नहीं, जानते हो सभी, है ना। चलो फिर भी देख लें। वृक्कों की कुसक्रियता, यानी कि वृक्क अगर ढंग से काम न करे तो यूरिया हमारी बॉडी में एकत्रित हो जाता है जिसे यूरीमिया कहते हैं।
जो कि अत्यंत ही हानिकारक है, वृक्क पित्त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी। इससे मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस या रक्त अपोहन द्वारा होता है। अगर किसी को उसका खराब हो जाए ना किडनी, तो उसको हीमोडायलिसिस या करवाकर बॉडी से यूरिया को बाहर निकाला। डायलिसिस मशीन होती है, 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ी होगी। रक्त अपोहन के प्रक्रम में रोधी को धमनी से रक्त निकालकर उससे हिपैरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकर्ता इकाई में भेजा जाता है। अब देखो उस मशीन में होता क्या है, तो रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपैरिन, हिपेरिन क्या आ गया यहाँ पे, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी, आपने जब मैंने आपको रक्त वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि रक्त का थक्का बनता है, यानी कि हमारी बॉडी जब चोट लगती है तो रक्त बाहर आता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है, जिससे वो सारी विक्रियाएं होती हैं, जिससे रक्त जम जाता है। लेकिन जरा फिर हमारी बॉडी में रक्त क्यों नहीं जमता? हमारी बॉडी में रक्त इसलिए नहीं जमता क्योंकि रक्त में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे प्रतिसंगंधक कारक बोलते हैं, हिपैरिन। ठीक है, अब इस मशीन में क्या किया जा रहा है, रक्त को धमनी से बाहर निकाला जा रहा है, तो इसमें हिपैरिन मिलाया जाता है ताकि रक्त का क्लोटिंग ना हो, रक्त जमे ना। कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकर्ता इकाई में भेजा जाता है। अब उस मशीन में भेजा जाएगा, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इसका आयकर में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसा द्रव से घिरी रहती है जिसका संघनन नाइट्रोजन अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेफेलोइड झिल्ली से अपोहित द्रव को अणुओं का अवगमन सांद्रण प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहित द्रव में नाइट्रोजन अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः बाहर की ओर से गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते रहते हैं। शुद्ध रक्त में हिपैरिन विरोधी डालकर उसे विशेष शिराओं में पुण्य शरीर में भेज दिया जाता है, जिसमें संसार में यूरेनिक व्याधि हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। यानी कि जिसकी बॉडी में यूरिया बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है तो उसके लिए एक वरदान है। बस वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने के लिए अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। अगर वृक्क नहीं काम कर रहा, किडनी आपकी नहीं काम कर रही, तो इसका अंतिम इलाज है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो। प्रत्यारोपण में मुख्य निकट संबंधी दाता, यानी कि आपके कोई फैमिली रिलेटिव का ही आपको किडनी स्वीकार हो पाती है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे स्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधि इस प्रकार जटिल तकनीक सफलता दर को बढ़ाती है। रीनल कैलक कलाई, वृक्क में बनी पत्थरी या अघुलनशीलता क्रिस्टलन के पिंड को पत्थरी कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं, और किडनी स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के अणु, याद रखना है। किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के अणु होते हैं, याद रखना है। पूछा गया है कि किडनी स्टोन क्या होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के अणु होते हैं। उसके बाद में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुच्छोद, वृक्क के गुच्छोद की प्रदाहकता, मेनली इसमें आपको किडनी स्टोन पूछा जा सकता है और डायलिसिस पूछा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, यहां पर ये चैप्टर होता है अपना कंप्लीट। इसको क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, देखने हैं, क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। यहां पर 11th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 19 मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो को लाइक शेयर किया करो भाई, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए गर्मी में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।